तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर का कुछ टर्म देखा, टर्म नहीं बोल सकते दो टाइप देखा, है ना, कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। सलीम थोड़ा सा क्लियर कर देना मेरे को कि ये कौन सा मिरर है, समझ में नहीं आ रहा है। श्योर? हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पहले देख लो। ठीक है, ये मेरा पॉलिश सरफेस है ना, सही बोल रहा है सलीम ना? वेरी गुड, आज कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ लग रहा है, ध्यान देना। अब कुछ टर्म समझेंगे कॉनकेव मिरर का। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में एक बात याद रखना, अभी मैं जो टर्म बताऊंगा ये आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान देना। ये जो मैंने लाइन खींचा, ये मैंने जो लाइन खींचा, एक तरह से बोल सकता हूं ना कि ये जो कॉनकेव था उसको दो भाग में मैंने बांट दिया, है ना, दो भाग में मैंने बांट दिया। ये जो लाइन था, ये जो लाइन था, ये हमारा क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या था हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान देना, ये क्या है हमारा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बीच में लाइन आ रहा है, ध्यान देना, ये लाइन आ रहा है। पहले मैं एक बात बता देता हूं कि आखिर ये जो आधा पार्ट है ना, ये तो पूरे सर्कल का बोला जाए तो थोड़ा सा पार्ट है। अगर मैं पूरे पार्ट की बात करूं तो पूरा पार्ट अगर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। तो जिस पार्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। यानी ये जो देखो, ये वाला पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट पूरे सर्कल का हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट यूज कर रहे हैं। मतलब एक बॉल ले लो, बॉल जो टेनिस बॉल होता है ना, टेनिस बॉल, उसको आधा कर देते हैं, आधा। तो सर्कल का आधा से थोड़ा सा और आगे हम लोग काटे तो यही वाला पार्ट मिलेगा हम लोगों को, ये वाला पार्ट। तो जो पार्ट हम लोग छू पा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। और ये जो बीच में लाइन जा रहा है ना, ये जो बीच में लाइन जा रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये सर्कल है ना, सर्कल का एक सेंटर होता है ना। तो इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, अंदर ही लिख देंगे, इसको बोलते हैं, ध्यान देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्यान देना, इसको डिनोट करते हैं सी से। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? सी से। अभी तक मैंने तीन चीज बताया तुम लोगों को। क्या बताया? कि एक सर्कल का जो बीच वाला पॉइंट होता है, जो सर्कल का रेडियस, सॉरी सेंटर ही कहलाता है, लेकिन हम लोग यहां पर फिजिक्स में इसको सेंटर ही ना बोल करके सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो सर्कल का जिस पार्ट को हम लोगों ने यूज किया उसको हम लोग कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्वेचर। अच्छा, ये जो बीच में ये जो लाइन जा रहा है ना, ये लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब जरा ध्यान देना, क्या प्रिंसिपल एक्सिस, क्या प्रिंसिपल एक्सिस कर्वेचर को कहीं छू रहा है ना? इस पॉइंट पर छू रहा है। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। और इसको पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, ये जो बीच से लाइन आ रहा है, बीच वाला, सर्कल का बीच वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस और कर्वेचर जहां पर मिलता है उस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगर मैथ पढ़ रहे होते हैं तो इसको हम लोग आर्क कहते थे, याद करो, है ना, इसको आर्क कहते थे मैथ में, है ना, इसको आर्क कहते थे। लेकिन फिजिक्स में इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्वेचर। ठीक है, क्या कहते हैं? कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, एक और बात बच गया, ध्यान देना, हम लोग मैथ में
क्या बात करते थे, यहां से लेकर यानी सर्कल के पॉइंट से लेकर सेंटर के बीच की जो दूरी होती थी उसको क्या कहते थे, रेडियस कहते थे। इसमें भी इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं नाम कर देता हूं, ठीक है। तो ये तो सी है, इसको तो सी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। तो सी और पी के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग, अब इसको लिखवाऊं कैसे, ऐसे लिखवा देता हूं, है ना। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो एक बात बता रहा हूं, ये सब जो बात बता रहा हूं ना, रे डायग्राम एक बोलेंगे अभी हम लोग, एक टेक्निकल भाषा यूज होता है मिरर और लेंस में बनाने के लिए, रे डायग्राम। एग्जाम में साफ बोल देगा रे डायग्राम बनाना, और रे डायग्राम 2 से 3 मार्क्स आता ही है, रे डायग्राम। और एक बात लिख करके देता हूं, अगर रे डायग्राम बनाना चाहते हो और इन सबका नाम नहीं पता, कभी नहीं बना पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे। रे डायग्राम तो आना ही होगा आपको समझ में। अच्छा, रे डायग्राम नहीं आएगा ना तो आपको इमेज फॉर्मेशन भी समझ में नहीं आएगा। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं, छोटी छोटी टॉपिक है, लेकिन इन सारे टॉपिक ना एक दूसरे से चैन के जैसे बंधे हुए हैं, चैन के जैसे। ये समझ में आएगा तभी इसके बाद वाला टॉपिक समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से समझना। मैं गारंटी देता हूं तुम लोग को समझ में आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं, ध्यान देना। मैं क्या बोला, सर्कल के बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सर्कल का जो ये आर्क वाला पार्ट है ना उसको हम लोग बोलते हैं कर्वेचर। जो बीच से, हमेशा याद रखना कि हॉरिजेंटल लाइन जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन जो सेंटर को छूता हुआ जाएगा। अगर ये मैच होता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये डायमीटर है ना, नॉर्मल भाषा में, ठीक है ना, डायमीटर है। लेकिन अब यहां पर डायमीटर नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। बात समझ रहे, क्योंकि छूता हुआ आगे चला जाता है ये, ठीक है, वहीं नहीं रुक जाता, डायमीटर तो रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो जहां पर आर्क और प्रिंसिपल एक्सिस आपस में मिल रहा है उसको बोलते हैं पोल, है ना, पोल। अच्छा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, दूरी, उसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। एक और बात याद रखना, सी और पी के बीच का पॉइंट, सी और पी का एकदम बीच वाला जो पॉइंट होता है, बीच वाला, इसको बोलते हैं फोकस। इसको कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, फोकस। बात समझ में आ रहा है, फोकस। हमेशा ये अपने एग्जाम में पूछता है कि बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच क्या होता है, तो फोकस होता है। एक और बात, फोकस तो बीच के पॉइंट को बोलते हैं। अच्छा, पोल और फोकस के बीच की जो दूरी है इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। इसको एफ से डिनोट करते हैं। लेटर पे ध्यान देना, जो लेटर मैं स्मॉल में लिख रहा हूं वो न्यूमेरिकल में काम आता है, और जो लेटर मैं कैपिटल में ले रहा हूं वो रे डायग्राम में काम आएगा। मेरे वर्डिक्ट को याद रखना, मेरी वर्डिक्ट क्या है मैं फिर से बता रहा हूं, जो लेटर मैं कैपिटल में लिखा हूं वो सारे के सारे आपको रे डायग्राम में यूज होंगे, और जो लेटर मैंने स्मॉल में लिखा है, स्मॉल लेटर में, वो न्यूमेरिकल में यूज होंगे। कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, वो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। मैं फिर से आपको समझाने के लिए इसी को शॉर्ट फॉर्म में जल्दी बताता हूं, ध्यान दो। यही बनाता हूं छोटा सा, ठीक है। देखो ये, ठीक है। अरमान, क्या लगता है कि ये अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाँ बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। कर्वेचर, ये क्या है, कर्वेचर। नाम पूछे, कौन सा लेंस, कौन सा मिरर,
कॉनकेव। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। कैफ, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रहा है? हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है इमरान। पोल। फैजान, पॉइंट को क्या कहेंगे? फोकस। नफीसा, इन दोनों के बीच की दूरी फोकल लेंथ। ठीक है, डिनोट क्या चीज से करेंगे फोकल लेंथ को? स्मॉल एफ बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एफ तो ये हो गया, ये स्मॉल एफ में ऐसे फिलहाल के लिए लिख दे रहा हूं। ठीक है। अच्छा सकीना, ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी होगी, क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल आर। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? सब तो बता ही दिया, अब सब बता दिया। ठीक है। अच्छा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठता है। उठता क्या है, ध्यान देना। अगर ये बोला गया है, ध्यान देना, ये बोला गया है कि जो एफ है, एफ वो एकदम बीच में है। एफ क्या है? एकदम बीच में है। तो एफ एकदम बीच में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी एफ जो होगा वो एफ पी के बराबर होगा, क्योंकि बीच में है। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। होगा ना? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, क्योंकि एकदम बीचों बीच में है। जब ये दोनों बीच में, यहां से लेकर यहां तक एफ, तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा? एफ। जबकि हम लोग जानते थे यहां से लेकर यहां तक आर भी है। तो क्या एक आर, एक आर दो एफ के बराबर है? ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को यूज में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि एक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसके पास दो फोकल लेंथ होते हैं? अच्छा, मैं इसी को घुमा करके लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक जो एफ होता है वो r/2 होता है? हाँ, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फोकल लेंथ ना कि फोकस, कैपिटल लेटर लिख देता तो वो फोकस हो जाता। फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। इसी चीज को देखो ना, हाफ ही हो गया वो, है ना? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये दोनों रिलेशन सेम है, ये दोनों रिलेशन सेम है। अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ जिसको एफ बोला जाता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बाई 2 होता है ना? या इसी चीज को घुमा करके बोलूं तो ऐसा बोला जा सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मल्टीप्लाई बाई, ये स्मॉल एफ लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, स्मॉल एफ जनरली ऐसा लिखा जाता है, ठीक है, लेंथ के बराबर होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए और जल्दी से लिख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट चला जाएगा वैसे, है ना? स्क्रीनशॉट चला जाएगा, जो चाहता है कि अभी लिख ले वो लिख सकता है, जो नहीं उसका स्क्रीनशॉट चला जाएगा, आपकी मर्जी है। अब मैं इसलिए बोल दिया क्योंकि इंक डालना है ना तब तक। मान सकते हैं, लेकिन स्मॉल आर से ही जनरली इसको डिनोट करते हैं।
ये भी नहीं आना चाहिए था तुमको तो। क्योंकि चक्र भी पढ़ाया नहीं। समझा दे? हो गया ये? कोई डाउट है किसी को? चलिए ठीक, मैं मिटा रहा हूं फिर। मिटा दूं? चलिए, मैं सभी से क्वेश्चन पूछ लिया था क्या कि कोई बचा हुआ था? तुम बची थी? बताओ। फोकस और फोकल लेंथ में अंतर क्या है? हाँ, और दूसरा? ठीक, समझ में आ गया सभी को? चलिए, अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक वो है हमारा इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर या वेरियस टाइप ऑफ रूल। पहले तो रूल पढ़ेंगे, है ना? वेरियस टाइप ऑफ रूल पढ़ेंगे, ठीक है? अलग अलग रूल है और वो दो सब रूल पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? तो देखो, बेसिकली अगर देखा जाए तो चार रूल हैं। ये चार रूल को हम लोगों को समझना है। ये चार रूल एकदम ध्यान से समझ लो, ठीक है? ये रूल एग्जाम में आता भी है लेकिन चांस थोड़ा कम रहता है, ठीक है? पहला रूल क्या बोलता है, ध्यान देना। पहला रूल ये बोलता है कि अगर मैं एक, बताओ कौन सा ये मिरर है? कॉनकेव। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। हमको बस इतना बात बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड रखेंगे, और लाइट का रे यहां से जाएगा, टकरा कर वो बाहर की ओर छितराएगा या अंदर की ओर आएगा? बाहर की ओर जाकर अंदर की ओर आ जाएगा, अंदर की ओर आएगा ना, क्योंकि क्या ये, क्योंकि ये कॉनकेव कॉनकेव मिरर है। तो ये क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा। ये क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा, मतलब अंदर की ओर आएगा। बात समझ में आ रहा है? अंदर की ओर आएगा। तो देखो, पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल हमेशा याद रखना, बोलता है ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस के,
जैसे मान लो ये देखो, ये बना दिया ना, ध्यान देना, एक रे बनाता हूं, ये देखो रे, ये रे है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर ये इसको मैं पूरा सर्कल मानता तो ये मेरा क्या होता, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा क्या होता, फोकस, और ये मेरा क्या होता, पोल होता। तो पहला रूल क्या कहता है, ध्यान देना, मैं यही बता रहा हूं, पहला रूल एकदम गांठ बांध लो। पहला रूल यही बोलता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे हमारे कॉनकेव मिरर पर आकर टकराता है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमेशा फोकस से होते हुए गुजरेगा। यही है पहला रूल। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो जो रिफ्लेक्टेड रे, क्यों, क्योंकि हम लोग मिरर पढ़ रहे हैं, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमेशा क्या होगा, फोकस से ही होकर गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। समझ में आ रहा है? देखो आप अपने बुक में देखना, एनसीईआरटी बुक में देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अगर ध्यान देना, मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां नहीं लिखा है, यहां देखो, देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल पे यहां फोकस बना हुआ है ना, फोकस से ही वो होकर गुजरेगा। ये पहला रूल बोलता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना? किसी को डाउट है? ठीक, मैं अब दूसरा रूल बताता हूं, ध्यान देना। दूसरा रूल देखते हैं, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल है, अच्छा एक में दो बना देता हूं, थोड़ा नीचे। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ये क्या हो गया, ठीक है। इस केस में क्या बोला गया, ध्यान देना, इस केस में ये बोला जा रहा है, थोड़ा अच्छा से कर्व नहीं बन रहा है, ठीक है, ध्यान दो। ये मेरा ये देखो, अगर एक मैं इसको सर्कल मान लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर, ये क्या हो जाएगा, फोकस, ये हो जाएगा पोल। पहला वाला रूल समझ में आया कि नहीं? पहला वाला रूल बोला कि अगर इंसिडेंट रे, मैं यहां पर आर लिख देता हूं जिससे समझ में आएगा, रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो हमेशा फोकस से गुजरेगा। बात समझ में आ रहा है? सेकेंड केस में याद रखना, सेकेंड केस में अगर मेरा इंसिडेंट रे फोकस से होकर गुजर रहा है, अगर इंसिडेंट रे ही मेरा फोकस से होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बस इसका उल्टा, अगर मेरा इंसिडेंट रे पैरेलल के, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से होकर के गुजरेगा। ये पहला रूल बोलता है। दूसरा रूल बोलता है कि अगर मैं जबरदस्ती क्या करूं कि इंसिडेंट रे को ही मैं फोकस से गुजार दूं, है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दो रूल पढ़ाया, बताओ कितना रूल समझ में आया? दोनों आ गया, पक्का सभी को आ गया, किसी को डाउट नहीं है? चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल यहां बताता हूं, ध्यान देना, चार रूल है ये हमारे पास। तीसरा रूल में क्या है, ध्यान देना, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा सेंटर,
ये मेरा हो गया फोकस, ये हो गया मेरा पोल, ठीक है। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है, अगर जबरदस्ती किसी भी तरीके से अगर मेरा इंसिडेंट रे, ध्यान देना, अगर मेरा इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता है, ये इंसिडेंट है आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चला जाएगा, मतलब बाउंस बैक। बात समझ में आ रहा है? देखो मैं तुम लोग को क्या एग्जांपल बताया था, अगर हमारे पास प्लेन मिरर होता तो हम तुमको बताया था ना कि अगर हम टॉर्च को बीम ऑफ लाइट को पास करें तो वो वापस बाउंस बैक कर जाएगा, लेकिन ये तो क्या है, ये तो कर्व है, तो कर्व के लिए याद रखना, कर्व के केस में भी अगर बाउंस बैक करवाना है, वापस मेरे पास लाना है, तो लाइट का रे कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मेरी बात समझ में आई? तीसरे में हम लोग क्या समझे, तीसरे में ये समझे कि अगर मेरा कभी भी इंसिडेंट रे, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है लेकिन मान लेना, ठीक है, अगर मेरा इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो बाउंस बैक कर जाएगा उसी पाथ पर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको समझ में आ गया? अच्छा, लास्ट केस यानी लास्ट रूल देखते हैं। इसमें भी हम क्या बना लिए, ये हमारा कॉनकेव है ना, कॉनकेव में इस बार क्या होगा, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा सेंटर, ये हो गया मेरा फोकस, और ये मेरा हो गया पोल। इस बार मैं क्या करूंगा, मेरा इंसिडेंट रे ना पोल पर गिरेगा, पोल पे गिरा तो ये मेरा इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पोल से इधर की हो जाएगा, है ना। ध्यान देना, इस बार प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनेगा आई का, उतना ही एंगल बनेगा आर का। बात समझ में आ रहा है? लास्ट केस यही है कि अगर इंसिडेंट रे पोल पे गिरा तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना डिग्री बन रहा होगा, जितना एंगल बन रहा होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल और उतना ही डिग्री बना रहा होगा। इसका मतलब इस केस में बोल सकते हैं कि इस केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल के जैसा बिहेव करने लगेगा, 4 रूल बताया, बोलो समझ में आया कि नहीं, है ना। क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। अगर मेरा इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फोकस से जाएगा। दूसरा रूल, अगर मेरा इंसिडेंट रे फोकस से चला गया तो रिफ्लेक्टेड रे मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तीसरा, अगर मेरा इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक करेगा। और लास्ट क्या है कि अगर मेरा इंसिडेंट रे पोल पर गिरता है तो वो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है उतना ही एंगल मेक करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा किससे बनाएगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस में जितना भी डिग्री होगा उतना ही डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट वाले में भी होगा, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 रूल थे, इसको ऑब्जर्व करो, उसके बाद बुक देखो और उसके बाद जो भी डाउट है तुरंत पूछो। बुक यहाँ पे दी तुम लोग के पास है, ये एनसीईआरटी है तो ये वाला यूज कर लो, तुम लोग के पास है ना, ठीक है। नहीं तो फिर तुम लोग के पास है ना, उधर है ना, उधर, हाँ ठीक है, तो यूज कर लो। एक थोड़ा इधर थोड़ा सा हेल्प कर दो एक दूसरे का, ठीक है, हेल्प कर लो। कौन सा थर्ड वाला हमें देखो, एक बात याद रखना, कभी भी ना पूछने के लिए हिचकिचाना मत, ठीक है। अभी भी तुम पूछी ना, हिचकिचा के पूछे, डायरेक्ट पूछो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंसिडेंट रे अगर सेंटर से होकर जाएगा तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर से ही वापस जाएगा। देखो ये सब केस में क्या था, टकरा रहा है कहीं और जा कहीं और रहा है, टकरा रहा है कहीं और जा कहीं और रहा है, टकरा रहा है कहीं और जा कहीं और रहा है, लेकिन यहां टकरा रहा है जिधर, जा रहा है उधर ही। तीसरा केस वही है। अच्छा, एग्जाम में कभी भी नहीं बोलता है ना कि तीसरा केस लिखो, वो बस क्या बोलेगा कि रूल लिख देगा, ये वाला रूल लिख देगा
है ना। और उसमें सिंपल से क्या बोलेगा, बोलेगा कि मेरे पास इंसिडेंट रे था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, आप रे डायग्राम बनाए, इसी को बोलते हैं रे डायग्राम। इसी को क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। एक बात, बच्चा सब कुछ बना लेता है। बच्चा देखो, अच्छा मान लो, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान देना, मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा, मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मैं इंसिडेंट रे को, ध्यान देना, मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि इंसिडेंट रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या होगा, ये आप मेरे को दर्शाइए रे डायग्राम से। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, बोलो क्या मेरे को मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा मुझे, एक भी मार्क्स नहीं, क्योंकि यहां पर ना ही पता चल रहा है कि इंसिडेंट रे कहां है, ना ही पता चल रहा है रिफ्लेक्टेड रे कहां है। जब तक मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, इस तरीके से नहीं बताऊंगा, तब तक मार्क्स नहीं मिलेगा। सब कुछ कर दूंगा। हाँ बोलो, आई और आर लिखोगे नहीं तो चलेगा, लेकिन ये रे बनाने का बहुत जरूरी। देखो यहां पर आ कहां रहा है, जा कहां रहा है, आ कहां रहा है, जा कहां रहा है, मैं सब में मेंशन किया हूं। आप चाहो तो दो दो यूज कर लो, आप दो दो यूज कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, एक बात याद रखना। बात समझ में आ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो, रे डायग्राम एक नंबर का आता है लेकिन आता है, एक नंबर दो नंबर का आता है लेकिन आता है, इस बात को ध्यान देना। अगर 5 नंबर में आएगा ना तो 3 नंबर सॉल्व करने के लिए, 2 नंबर रे डायग्राम बनाने के लिए। तो आप देख लो आपको रे डायग्राम बनाने आ रहा है कि नहीं। अच्छा, मैं तो ऐसे ही खींच लिया, आपको क्या करना होगा, एक लाइन लेना होगा, कंपास और प्रोटेक्टर की मदद से आर्क लेना होगा। बात समझ में आ रहा है, सेंटीमीटर नाप के बताना होगा कितने सेंटीमीटर लिए हो, इसमें तामझाम बहुत है बाबू, एकदम मैथ के जैसा होगा ये तामझाम। अगर ये यहां से लेकर यहां तक अगर 6 सेंटीमीटर लिए हो तो इसको पक्का 3 ही में रखना, जैसे ही 3 से थोड़ा आगे पीछे करोगे ना तो नंबर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, इस बात को याद रखना। समझ में आ रहा है, स्कूल के एग्जाम में तो बच जाओगे लेकिन बोर्ड में नहीं बच पाओगे। बात समझ में आया, क्योंकि आपका कॉपी कौन चेक करेगा किसी को नहीं पता, और वो स्केल सबको मिलता है वहां पर। समझ में आया। तो नया नया जो स्टार्टिंग का कॉपी होता है ना, उसमें सारे टीचर्स चेक करते हैं, नाप देते हैं, इसलिए फंस जाओगे। बेफालतू में रिस्क नहीं लेना जब आपको समझाया गया सिखाया गया है। अगर यहां से लेकर यहां तक आप 8 सेंटीमीटर लिए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एफ जो होगा वो 4 सेंटीमीटर में होना ही चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पक्का ना। चलिए देख लीजिए, क्या डाउट है, क्या नापना बहुत जरूरी है। आर्क बना के बाइसेक्टर, यहाँ ये वाला, हाँ तब भी बाइसेक्टर, तभी तो बीच का आएगा ना, बाइसेक्टर में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस होना चाहिए बीच में कि बाई चांस अगर कोई नाप दे तो वो मार्क्स मिल जाए। समझ में आ रही मेरी बात। जल्दी कोई नापता नहीं है, लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि जितने भी साइंस के टीचर है ना, सब साइंस के टीचर एक जैसा नहीं है, इसका दिमाग कितना होगा या कैसा सन का होगा नहीं पता। समझ में आया, इसलिए नहीं बताया जा सकता। नसीब नसीब की बात है कि आपका कॉपी कौन टीचर चेक कर रहा है। बहुत सारे लीनेंट भी होते हैं जो बस देख लिए ना कि हाँ ये है, बस दे दिए, और कुछ लोग ना बात का खाल निकालता है। बात समझ में आ रहा है, ये सबसे बचना है। अच्छा देखो, मैंने कॉनकेव का बता दिया है ना, मैं रिकॉर्डिंग में बता देता हूं। देखो ध्यान देना, मैंने कॉनकेव का बता दिया है ना। आप जस्ट देखिएगा आपके बुक में, जस्ट उसके बगल में ना कॉन्वेक्स का भी रूल देकर बता दिया है ना। रूल वही है, लेकिन कॉन्वेक्स में कैसे हुआ है, रे डायग्राम कैसे बना है, जल्दी से ऑब्जर्व करो, और किसी भी तरह का डाउट है तुरंत पूछो। ये देखो कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, यहां पे भी देखो लाइट जा रहा है, यहां रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं ना कि यहां पर तो मिरर कभी बनेगा ही नहीं, तो जबरदस्ती उधर खींच के लेके जा रहा है, और देखो जा भी रहा है रिफ्लेक्टेड वाला भी, तब भी कहां जा रहा है, फोकस से ही होकर गुजर रहा है, जैसे यहां पर फोकस से जा रहा है। कौन सा, देखो ध्यान देना, हम लोग अभी क्या पढ़े,
अभी हम लोग पढ़े ना कि अगर कोई लाइन पैरेलल रहता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो जो रिफ्लेक्टेड होता है वो हमेशा कहां से जाएगा, फोकस होकर जाएगा। इसके केस में देखो, यहां से मेरा लाइट आया जो प्रिंसिपल के एक्सिस से पर था, यहां से रिफ्लेक्ट करके उधर चला गया, तो ये तो कभी भी फोकस से नहीं गुजर रहा है। तो हम लोग जबरदस्ती इसको खींच के देखे, तो खींच कर देखे तो मेरा ये कॉन्वेक्स इधर है, तो उसका सेंटर ये होगा, पोल ये होगा, तो इन दोनों के बीच का ये क्या होगा, तो यहीं से होकर गुजरेगा। देख लो एक बार यहां पर, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, जो कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पर देख लो, समझ में आ जाएगा। मैं इसको मिटा नहीं, यहां मिटा देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा। देखो देखो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो इसी का ही जो कॉन्वेक्स मिरर के साथ कैसे हो रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर हम लोग कैसे बनाते हैं, इधर की ओर बनाएंगे, है ना। तो ये मेरा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, लेकिन ये सर्कल का सेंटर होगा यहां पर। इस बार सेंटर का सेंटर कहां होगा, यहां पर। कॉनकेव में सेंटर यहां होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में यहां होगा, है ना। अच्छा, फोकस मेरा ये होगा और ये मेरा पोल होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, यानी लाइट का रेस तो यहीं से आएगा। तो जब लाइट का रेस मेरा पैरेलल आया, तो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है कि जब भी कोई लाइट का रे, इंसिडेंट रे, कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो हमेशा कहां से गुजरेगा, पोल से। लेकिन हम लोग इसको देखें तो ये टकरा के इधर जा रहा है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका लाइट तो उधर क्यों जाता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है ना। फोकस से मैं क्या गलती हो गया, फोकस, बात समझ में आ रहा है, फोकस से गुजरेगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये तो इधर जा रहा है, यानी ये तो डाइवर्जिंग है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो कभी भी फोकस से नहीं गुजर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती देखेंगे। तो जबरदस्ती जब इसको एक्स्ट्रापोलेट किए, तो देखो एक्स्ट्रापोलेट जब कर रहे हैं, देखो कभी क्या जा रहा है, फोकस से ना गुजर रहा है, बात समझ में आ रहा है। तब भी किससे जा रहा है, ये फोकस से ही गुजर रहा है, जो कि पहला रूल था। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बताओ, समझ में आया, पक्का समझ में आ गया। इसे देखो बुक में साइड बाय साइड, एक तरफ कॉनकेव का बताया गया है, दूसरे तरफ कॉन्वेक्स का बताया गया है। ध्यान से देखो, जो रूल है वही रूल को फॉलो किया गया है। बोले देखो ये वाला है ना, ये आपस में गया यहां से, इसको क्या बोला गया कि अगर ये टकरा कर जाएगा, ठीक है, यहां से, तो ये अगर टकरा कर जाएगा तो किससे जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। अगर यहां से हम लेकर जा रहे हैं रिफ्लेक्टेड, तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये तो पैरेलल ही हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से डायरेक्ट गया, यहाँ से इससे पैरेलल हो गया। यहाँ पर ये देखो, अगर हम यहाँ से टकरा देंगे, यहाँ से इसको वाल लेके आएंगे, लाएंगे इधर की ओर, ये टकरा के तो इधर जाएगा ना। अगर इंसिडेंट रे पोल के जितना डिग्री बनाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन होगा उतना ही डिग्री बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। यहां पर भी वही हो रहा है। जल्दी से फिगर को देखो, क्या डाउट है तुरंत पूछो। सकीना नहीं समझ में आ रहा तो पूछ कर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे से पूछ लो। ये वाला ये नॉर्मल बताया गया है, जबरदस्ती नॉर्मल खींच करके बताया जाता है। देखो यहां पर अगर मैं नॉर्मल खींचूं ताकि समझ में आए कि रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं, तो नॉर्मल हमेशा ऐसे, ये देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, वो नॉर्मल ही खींच के बता रहा है ना। क्योंकि याद करो जब हम लोग प्लेन मिरर लेकर आते थे तो हम लोग को एक नॉर्मल तो लेना बहुत जरूरी होता था ना। ये नॉर्मल वही है, ये नॉर्मल कौन, हाँ बोलो जोर से बोलो। अच्छा इसमें कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, ये सेंटर से तुम्हारा जाना, तुम सब सेंटीमीटर नाप लोगी ना, तो यहां से स्केल से लेकर जाओगी तो वो स्ट्रेट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेंटर से जाता है हमेशा नॉर्मल, याद रखना है ना, सेंटर से लेकर जाना है।
क्या थर्ड रूल दिखाओ। तुम लोग यहाँ कहाँ बढ़ गए? अभी हम पीछे पढ़ा रहे हैं। ये देखो देखो थर्ड रूल। हाँ वही इमेजिनरी है तो इमेजिनरी जाएगा। तुम्हारे बुक में भी तो होगा, देखो ध्यान से। नहीं दिया है? अरे ये स्टैंड है, क्यों नहीं दिया होगा? ए दूसरा किसी के पास स्टैंड है लेटेस्ट वाला? देखना तो उसमें रूल नहीं दिया है क्या? देखो तो स्टैंड में तो देना चाहिए। ये कब से ऐसा करने लग गया? देखो तो लेटेस्ट वाला है तुम्हारे पास ना? हाँ तो होना चाहिए। ये कब से ऐसा करने लग गया? हाँ क्या? हाँ हाँ तो गलत बात है, फिर बच्चा सीखेगा कैसे? फिर सिर्फ एक ही चीज थोड़ी ना सीखना है। कॉन्वेक्स अभी तो देना चाहिए ना, तो फिर कैसे? एक बार देख लो कहीं हम लोग कहीं गलती ना हो जाए। किसी भी कंपनी को ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बड़ी कंपनी है। रूल पूछ रहा है, रूल। वही ना, तो तुम लोग ऐसा बोलोगे इतना बड़ा कंपनी को। ये नहीं यहाँ थोड़ी ना, वो तो दूसरा चीज था। ये हम बोले ना तुम लोग ऐसा मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन कंपनी इतना पुराना है ऐसा नहीं करेगा वो। हम क्यों कर दिया अपने बुक में साइड बाय साइड? ताकि तुरंत वहीं देखकर बच्चा समझ ले, वहीं देखकर समझ ले, उसको बार बार पेज पलटने का उतना दूर जाने की जरूरत ना पड़े। बात समझ में आ रहा है? ताकि उसको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाए। लॉन्च नहीं कर सकते बाबू, अगर लॉन्च करेंगे ना तो जितना मेरे को फायदा रहेगा उतना ज्यादा मेरा जुर्माना लग जाएगा, क्योंकि अंदर में जितना पिक्चर मैंने यूज किया है ना सब गूगल बाबा से यूज किया है मैंने, है ना? तुरंत मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। कोई ना कोई गूगल डाला होगा, जो गूगल वाला डाला है तो गूगल वाले से समझे। अच्छा तुम लोग ये याद रखना, गूगल से कोई फोटो तुम लोग लेते हो अपना डीपी ऊपी में लगा देते हो, लगा तो देते हो, लेकिन बाय रूल वो इलीगल है। बाय रूल वो इलीगल है, इस बात का याद रखना, ध्यान देना। जो भी इंसान डीपी रख रहा है तो ध्यान देना, फोटो के जस्ट बगल में वहां पे लिखा था लाइसेंस्ड। अगर लाइसेंस है तो कब तक बचे हो? जब तक उस इंसान का फोटो जो डाला है उसको नहीं पता है तब तक बचे हुए हो। हाँ? क्या? नहीं, अगर उसको पता चल जाएगा तुमने मेरा यूज किया है, उससे बिना पूछे तो वो क्लेम कर देगा। तुमको हम एक कहानी बताते हैं जिससे भी क्लियर हो जाएगा। एक कहानी बताते हैं। तुम लोग को पता है एक बहुत बड़ी कंपनी है फेयर एंड लवली, नाम सुने हो? उसका नाम ग्लो एंड लवली क्यों हो गया पता है? मैं बताता हूं। असलियत में क्या हुआ कि तमिलनाडु में एक लड़की रहती है, वो उस कंपनी पे केस कर दी। क्या केस कर दी? केस कर दी, नाम बहुत बड़ा सा, जानते हो तमिलनाडु का कितना बड़ा बड़ा नाम होता है, कौन याद करेगा? है ना? सीवी थमलना ऐसे कुछ ऐसा नाम है बहुत ज्यादा। तो वो क्या की, सुन लो मेरी बात, वो फेयर एंड लवली वाले पे केस कर दी। बोली मैं 8 साल से ये फेयर एंड लवली यूज कर रही हूं, और ये 8 साल से मैंने यूज कर रही हूं, और ये दावा करती थी कि गोरे कर देगा, ये गोरा कर देगा, लेकिन मैं गोरी नहीं हूं। और जो फेयर एंड लवली वाला है बेचारा कुछ नहीं कर पाया। उस पे कितना करोड़ का लगा जुर्माना? 1.5 करोड़ का लग गया जुर्माना। इसका मतलब क्या कि आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली वहां पर कोर्ट में ये बोला गया फेयर को हटाइए।
अब वहां ब्लो कर दीजिए और वहां गारंटी मत दीजिए। याद करो, ध्यान देना, बीच में क्या कर दिया था वो लोग, एक ना स्केल देना शुरू कर दिया था, एक स्केल देने लग गया था कि आप देख लीजिए कि आप कौन से कंडीशन में हैं, और लगाने के बाद 6 महीने में आपका स्टेज ना बढ़ जाएगा, बेचारा उसका जुर्माना बढ़ गया। इसलिए जब तक हम लोग बचे हुए हैं, अच्छा एक और कंपनी का नाम बताता हूं, इंडिया में सब काम बहुत अच्छे से होता है। एक कंपनी है नोकिया, नकिया एक है ना, एक नोकिया ऐसा दिखा रहा था, तुम लोग को शायद मैं बताया हूं, है ना, नोकिया, ठीक है, ये नोकिया का होता है। और एक चीटिंग कंपनी थी, उसने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, बात समझ में आ रहा है। और इस नाम पर वो अपना नोकिया के नाम पर बिक रहा था, उसका चार्जर, उसका सब सामान। अल्टीमेटली जब जो नोकिया वाला देखकर इसमें जुर्माना लगाया तो ये बच गया, बोला देखो मैं जानबूझ के, मिटा नहीं है, मैं जानबूझ के इसको मिटाया हूं, क्योंकि मैं नोकिया नहीं लिखा हूं, ये तो नकिया लिखा हूं। अब ये बच भी गया। अच्छा एक जनता क्या सोचेगा, जनता सोचेगा ओ नोकिया लिख रहा था, लिखते लिखते उसका यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, वो तो यही सोचेगा ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन इसी के तर्क पे वो अपना काम कर दिया। वो तो उसके कारण, वो थोड़े समय के लिए, वो तो शेयर मार्केट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है रोनाल्डो के कारण, वो तो फिर उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तुम लोगों को यही बता रहा हूं, ये जो बुक है ना, ये बुक अगर देखोगे, लेटेस्ट बुक कहां है, हाँ लेटेस्ट वाला, ध्यान देना। इसलिए मैं जानबूझ के, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये बुक कोई क्या ना करे, कोई बेच ना दे, क्योंकि मैं तो इसमें कोई फायदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई दूसरा भी नहीं जानता, इसलिए मैं तुम लोग के नॉलेज में बता देता हूं कि इसको बेचने का कोशिश मत करना, भलो अपने भाई बहन को दे देना और उसको भी सलाह दे देना, बेचना नहीं। क्यों? क्योंकि बेचेगा तो अल्टीमेटली केस मेरे पास आएगा, लेकिन मैं बच जाऊंगा। क्यों बच जाऊंगा? क्योंकि मैंने यहां साफ साफ लिख दिया हूं नॉट फॉर सेल, और यहां पर नोट कर दिया हूं कि ये बेचने के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए बना है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैं इसको अभी पब्लिश नहीं कर पा रहा हूं। पब्लिश करने के लिए 8,000 रुपया को गूगल को देना पड़ेगा, पहले 8,000 रुपया गूगल को देना पड़ेगा। गूगल फिर इसको रिव्यू करेगा, जिसका इसमें फोटो यूज किया गया है उसको वो पैसा वापस करेगा। अगर वो लोग उतना में मान जाता है तो ठीक, अगर कोई बोलता है कि नहीं ये मेरा फोटो 20,000 का है, तो हमको 20,000 देना पड़ेगा, तब जाकर वो फोटो मेरे नाम पर होगा। अब बताओ, एक फोटो के लिए 20,000 रुपए कौन देता है? लेकिन मजबूरी अगर हमको करना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। हाँ, एडिट कर दोगे, आईपी एड्रेस आ जाता है बाबू। स्क्रीनशॉट भी, अगर स्क्रीनशॉट भी ले लिए ना, तो स्क्रीनशॉट में भी देखना हर फोटो का एक नंबर आता है, कोड आता है। जेपीजी का होता है ना, कोड रहता है, तुम तो कोड हटा दोगे, लेकिन उस फोटो के अंदर जो एम्बेडेड कोड रहता है उसको कैसे हटा पाओगे? हम लोग क्या, देखो एक बात बता रहे हैं, यहाँ पर बहुत बच्चे ना बहुत ज्यादा आईटी में बहुत ज्यादा आगे जा चुके होंगे, वो ये सोचते होंगे कि हम नेट चलाते हैं इनकॉग्निटो मोड में, हम नेट चलाते हैं और अपना हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। मैं बोल रहा हूं ना, बस 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल हमको दे दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए दे दो, और कुछ नहीं हमको चाहिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए दे दो। हम तुम्हारा पूरा, जब से मोबाइल आया ना, क्या क्या चला है उसमें, कौन कौन वेबसाइट खुला है उसमें, कितना देर हो, सब मैं बता दूंगा। अभी तो मैं साहिल का ये बता सकता हूं कि कितना देर पबजी खेला, कौन सा ऐप वो कितना देर चलाया, वो तो तुम लोग भी जानते होगे, ये तो तुम लोग भी जानते हो, है ना, ये तो बहुत आराम से तुम लोग जानते होगे। कोई भी अगर चाहता है कि वो पता लगा ले कि फोन कॉल में वो कितने देर तक बात किया, समझ में आया, या फिर फेसबुक व्हाट्सएप कितना घंटा चलाया है ना, वो भी आप आराम से पता लगा सकते हो। ये तो नॉर्मल, तो आप जनरल भी देख सकते हो। लाओ थोड़ा सा हम बता दे। अच्छा लग रहा सर। हाँ, फोटो इमेज रीडर, उसे क्या हटाना है? नहीं, वो कोड नहीं है, वो तो उसके ऊपर का इमेज, पहला जो उसके ऊपर लेयर होता है ना, बस वही हटता है, लेयर हटता है, उसमें लेयर रहता है, लेयर हटता है, कोड नहीं हटता।
हाँ, तो बस कभी कभी नॉलेज होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, हर दिन तो पढ़ ही रहे हो, ये भी नॉलेज ही ये चीज है ना, जिसे पता चलना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहां तक आ गए, कहां तक पढ़ लिया हम लोग, यहां तक पढ़ लिया ना, सबको समझ में आ गया। चलिए ठीक, अच्छा ये वाला भी पढ़ ही लो, आज के क्लास इतना ही है, यहां तक पढ़ लो, है ना। कल के क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कल के क्लास। अच्छा हाँ, एक और बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, मैं तुम लोगों का 1 या 2 क्लास, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिल रहा है सुबह, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है स्कूल में एग्जाम चल रहा है, मैं हम 11 बजे पहुंच रहे हैं स्कूल में, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सुबह में ना टाइम मिल जा रहा है, शाम का तो टाइमिंग रहेगा ही रहेगा, है ना। जैसे 9 क्लास वाले को मैं अभी फिलहाल के लिए 2 टाइम बुला रहा हूं, डाउट क्लास के नाम पर। कौन से क्लास के नाम पर? डाउट क्लास के नाम पर। उसमें सिर्फ डाउट्स लेता हूं, कोई आगे नहीं पढ़ाता हूं, डाउट्स ही क्लियर करता हूं। और जहां तक मुझे पता है कि फिजिक्स का एक टॉपिक जो है वो तुम लोग बोल रहे हो कि ठीक से नहीं क्लियर हुआ है, जो कि न्यूमेरिकल है हमारा, रेसिस्टिविटी। तो मैं बहुत दिन से सोचा था कि तुम लोगों से टाइम मिल जाए, शाम का टाइमिंग तो मैं दे नहीं सकता रेसिस्टिविटी को, क्योंकि उसमें तो मैं आगे पढ़ाऊंगा सुबह के टाइमिंग के लिए, लेकिन टाइमिंग ध्यान देना, एकदम सुबह मेरे को नहीं मिल रहा है, एकदम सुबह नहीं मिल रहा है, मिलेगा भी तो कितना बजे मिलेगा? 8 बजे आते हैं 9 क्लास वाले, जाते हैं, तो तुम लोग 9 से 10 आ सकते हो, 8 से 9 वो लोग हैं बाबू। अच्छा, तब एक दिन छुट्टी दे दो, आगे नहीं किया जा सकता, आगे नहीं किया जा सकता, या तो तुम लोग लो और या तो इंतजार करो संडे का। किस चीज का? बकरीद का छुट्टी भी लेना है क्या? बकरीद का छुट्टी आधा दिन दे देंगे क्या? आधा दिन कब तक? बकरीद का उसमें क्या करेंगे? तो तुम लोग का एग्जाम हो गया, लेकिन एक दिन तो छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, अब बोलो 2 ही दिन तो दे पाऊंगा, उसके बाद तो मेरा फिर से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ चलेगा, लेकिन सोच रहा हूँ एक बस ये रेसिस्टिविटी में क्लियर करवा दूं, है ना। मैं जानता हूँ इसमें किसी को भी होगा, लेकिन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। शाम को मेरा ये वाला क्लास पीछे रह जाएगा, मैं नहीं चाहता कि अभी 10 क्लास बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, बिल्कुल मेरा सिलेबस कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो डाउट क्लास में चलवा रहा हूँ। 9 क्लास पीछे है मेरा, 10 क्लास मेरा पीछे नहीं है, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ और बहुत अप्रैल से ही ज्वाइन हुए हैं, उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिलेबस एकदम सही चल रहा है। थोड़ा और स्पीड किया जा सकता है, मैं चाहूँ तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कल, अच्छा पहले मैं इसको हटा देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है।